बहुत ही सत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन जयंती कार्यक्रम से संबंधित आज के इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लाल सिंह आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री रामचंद्र कनौजिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री विनोद प्रकाश जी, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं प्रदेश महामंत्री श्री राम प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इस विशेष कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, जिलाध्यक्षगण और विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों से जुड़े हुए पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस कार्यशाला में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब की जयंती की एक दिन पहले आयोजित कार्यशाला अगले 12 दिन की 10-11 दिन की कार्य योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक विस्तृत कार्य योजना को लेकर के चल रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और विभिन्न राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए कौन से कार्य किए हैं और उनकी उपलब्धि और रिजल्ट क्या है, और कौन से ऐसे कारक थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करने में बाधक थे। क्योंकि जब हम सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने रखेंगे ही नहीं तो स्वाभाविक रूप से जो लोग अब तक गुमराह करके अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहे हैं, वे लोग इसी प्रकार से गुमराह करके देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करके उन दलितों का, वंचितों का शोषण करते रहेंगे और राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़ करके सत्ता की ऊंची दुकानों के पकवानों का स्वाद लेकर के दलितों को, गरीबों को, वंचितों को उनके अधिकारों से ऐसे ही वंचित करते रहेंगे। और इसलिए एक विस्तृत कार्य योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कार्यशाला आज यहां पे आयोजित हो रही है। यद्यपि ये कार्यशाला 3 दिन पहले होनी थी, लेकिन गांव-गांव संपर्क के कार्यक्रम के कारण ये आज हुई है। आज का मुख्य कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां कहीं भी प्रतिमा है
उनके नाम पे जहां कहीं भी पार्क हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारीगण वहां पे स्वच्छता के एक विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें सम्मानित करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कल के लिए जैसे 2020 में केंद्र सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित करते हुए प्रत्येक केंद्रीय कार्यालयों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए उन मूल्यों पर, उन आदर्शों पर न केवल चर्चा की जाए बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि को व्यक्त करने के विशेष आयोजन भी किए जाएं। और वैसे ही प्रदेश सरकार ने भी कल एक सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और पार्कों में पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ साथ चर्चा परिचर्चा करके इन मूल्यों को, इन आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है। और उसी तर्ज पर आज इस कार्यशाला के साथ हम सब जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम उस बात को बार बार दोहरा नहीं पाते। जिन लोगों को सुविधा मिली है उन लोगों तक हम इस बात को पहुंचाने के लिए कुछ देर प्रयास करते हैं, फिर वह प्रयास कहीं ना कहीं रुकता है। लेकिन यह एक विशेष अभियान जब हम इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, और 10 दिन का ये बड़ा अभियान, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, किसी बड़े अभियान को अपने हाथ में लेते हैं या कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जो किसी दलित को, किसी गरीब को, किसी वंचित को उसके अधिकार से रोकने का कुत्सित प्रयास होता है, तो विपक्ष कोई ना कोई प्रोपेगेंडा अपनाने का काम करता है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश की घटना आपके सामने है, और बांग्लादेश की घटना को लेकर के मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा, और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, जोगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है, और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया कि किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, अगर वह वहां भारत में आया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाए,
इसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही दल है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं। और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और यह देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बहनों और भाइयों, और जब इन मुद्दों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए आज कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये राष्ट्र नायकों के अपमान पर उतारू हो चुकी है।
ये राष्ट्र नायकों का अपमान करने पर उतारू हो चुकी। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी थी, समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश सरकार के मुखिया के रूप में उस सरकार के मुख्यमंत्री ने पहली घोषणा क्या की थी? उन्होंने कहा था जितने भी ये सामाजिक न्याय के स्थल बना दिए गए हैं इनको तुलवाएंगे। और उस समय उन्होंने कहा था कि इनमें हम मैरिज हॉल खुलवाएंगे। आप देख रहे हैं ना, ये मानसिकता इनकी थी। उन्होंने किया भी। इसी लखनऊ में मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर विश्वविद्यालय बना था, उसका नाम बदल दिया। सहारनपुर में बना था मेडिकल कॉलेज, उसका नाम बदल दिया। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे बना था, नाम बदल दिया। जब सीसी असीम अरुण जी ने मेरे सामने इस बात को रखा कि ये तो बाबा साहब के नाम पे था और बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदलने का काम किया है, बहनों और भाइयों, तो फिर उसी कन्नौज में हम लोग जाकर के इस बात की घोषणा की कि नहीं, इसका नाम फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही होना चाहिए। और हम लोगों ने उस कार्यक्रम को वहां पर फिर से, नामकरण के कार्यक्रम को फिर से वहां पे संपन्न किया। बहनों और भाइयों, किस कदर ये लोग उन महापुरुषों को जो सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, कैसे उनको अपमानित करते रहे, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, ये सभी उदाहरण हमारे सामने हैं। आज भी ये लोग इसी प्रकार का विस्मरण करने का काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ वक्तव्य देते हैं। औरंगजेब को वहां पर औरंगजेब की का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 3 वर्ष पहले जब हम लोग प्रदेश के अंदर रन फॉर यूनिटी के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तो समाजवादी पार्टी उस दिन भारत के तोड़क जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे थे। याद करिए, जिन्ना का स्मरण कर रहे थे। और जब भारत के अंदर भारत के किसी महापुरुष को सम्मान देने की बात आती है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा प्रोपोगंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो, और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। ये लगातार इस षड्यंत्र के हिस्से रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय ये लोग कोई एक फर्जी पुस्तिका हाथ में रख करके बाहर ही प्रिंट करवा करके, भारत का संविधान उसमें प्रिंट करवा करके, और फिर जगह जगह जाकर के जनता के सामने किस तरीके से एक माया जाल फैलाने का काम करते हैं, आपने गत लोकसभा चुनाव में देखा होगा। किस किस प्रकार के वक्तव्य इन्होंने दिए, कैसे कैसी बातें इन्होंने उस समय कही, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज फिर मैं आपसे कहने के लिए आया, ये जो 10 दिवसीय विशेष अभियान चलेगा, ये उसी अवेयरनेस का हिस्सा है, जिस कार्यक्रम को आज पूरे देश के अंदर कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं दी गई हैं, कौन लोग थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले थे। यहां पे अभी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे 1952 में बाबा साहब को इन्होंने चुनाव हरवाए। बाबा साहब की जो संसदीय सीट थी उसके एक बड़े भाग को, जहां से वे चुनाव जीत सकते थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसको काट करके पाकिस्तान की तरफ भेजने का, पाकिस्तान को दे दिया गया। इन्होंने यह भी साजिश कही कि
कि बाद में बाबा साहब को 1952 का पहला चुनाव, आम चुनाव जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने हराने का काम किया था। 78,000 से अधिक वोट गिनती से बाहर कर दिए गए थे, जिससे बाबा साहब चुनाव पराजित हुए। 1954 का उपचुनाव जब बाबा साहब फिर से संसद में जाने को तैयार हुए, तब भी इन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने के लिए उनके निजी सहायक को तोड़ करके, काजोलकर को तोड़ करके उन्हें उनके खिलाफ लड़ाया और स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं बाबा साहब के खिलाफ प्रचार के लिए गए और उन्हें फिर से वहां परास्त करवाया। अंततः बाबा साहब के लिए पुणे की सीट हिंदू महासभा के एक सदस्य ने छोड़ी और फिर बाबा साहब फिर संसद में जा पाए। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये हमेशा देश तोड़क तत्वों के साथ खड़ी रही है। संविधान के प्रियम्बल में तक इन्होंने संशोधन कर दिया। अभी हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रत्येक सदस्य को संविधान के मूल प्रति, जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान की मूल प्रति जिसमें बाबा साहब के हस्ताक्षर भी हैं, मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वह प्रति हमने सभी माननीय सदस्यों को, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को सौंपी थी, भेंट की थी। और इसलिए भेंट की थी कि हर सदस्य इस बात को समझ सके कि वास्तव में संविधान के मूल में क्या है, मूल यानी उसकी प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में किस तरीके से इन्होंने छेड़छाड़ करके, प्रस्तावना का मतलब उस ग्रंथ की आत्मा के साथ ही इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया और एक खिलवाड़ भी कांग्रेस ने किया। यानी पहले बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब के स्वर्गवास होने पर, उनके महापरिनिर्वाण होने पर उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, उनका स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनने दिया और बाद में 1976 में देश के संविधान में ही, उसकी प्रस्तावना में ही संशोधन करके ऐसे शब्द डाल दिए गए जिनके खिलाफ स्वयं बाबा साहब ने स्वयं भी तर्क दिए थे। बहनों और भाइयों, सही मायने में अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वास्तविक सम्मान, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को सही प्रकार से सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ, उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली में रह करके जहां उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के कामकाज को निपटाया और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का काम, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के, फिर वहां पे बाबा साहब का स्मारक और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के युवकों के लिए विशेष स्कॉलरशिप देकर के उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था देना, बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर या फिर चैत्य भूमि मुंबई, इन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव के सपने को साकार करने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, यही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक इंटरनेशनल सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, उनका स्मारक और उनका एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दर्शन पर शोध हो सके, लोग कार्य कर सके। कौन ऐसा महामानव था जिसने अपमान सह करके भी भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगाया? वो कौन महामानव था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था? कौन वह महामानव था
जिसने तंगहाली में, गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी दुनिया की उच्चतम डिग्री, शिक्षा की उच्चतम डिग्री लेकर के भारत को आगे बढ़ने का काम किया था। याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में वे उस समय के पूरी संविधान सभा की पूरी उनकी जो व्यवस्था थी और उसके उपरांत जो कैबिनेट बना देश की आजादी के तत्काल बाद, उसमें वे पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की उच्चतम डिग्री ली थी और उसमें शोध भी किया था। और कैबिनेट की उस समिति में चाहे वह विदेश नीति पर, चाहे वह आर्थिक नीति पर या वित्त संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उसमें किसी में भी कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थान नहीं दिया था। ये कांग्रेस की वे चालें हैं जो वह लगातार करती रही है और आज भी वह उस साजिश का शिकार पूरे देश को बना रही है। तो वही कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, टीएमसी हो या वामपंथी दल, ये लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। और इन सभी को यह समय है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर इन मुद्दों को लेकर के हम हर दलित बस्ती में, वंचित बस्ती में जाएं और वहां पर वास्तविक रूप से सभी तथ्य रखें। लोगों को ये भी बताएं कि आखिर आजादी के 70 वर्षों में आपके घर क्यों नहीं बन पाए थे, आपको जमीन का पट्टा क्यों नहीं हो पाया था, आपको पेंशन की सुविधा से और छात्रवृत्ति की सुविधा से क्यों वंचित किया गया था, आपको स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड क्यों नहीं मिल पाया था, आपको राशन कार्ड की सुविधा से वंचित किसने रखा था, आप लोगों को वैवाहिक व्यवस्था के साथ जुड़ते हुए मुफ्त की सुविधा देने का जो आपका अधिकार था उससे किसने वंचित रखा था, आपको नौकरियों से किसने वंचित रखा था। और आप तो यह व्यवस्था बढ़ करके नारी वंदन अधिनियम तक पहुंच करके समाज की उन सभी वंचितों को जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे, देश की संसद और विधानसभा में जाने तक का भी मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रशस्त किया है। इन 10 दिवसीय कार्यक्रमों के लिए अभी से कार्यक्रम आगे बढ़े और मेरा विनम्र आग्रह होगा, यहां पे हमारे अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लाल सिंह आर्य जी भी आए हैं। यहां पर संगठन ने पूरे दिन भर की कार्यशाला रखी, लेकिन कार्यशाला ससमय संपन्न होकर के आप सभी अपने अपने जनपदों में जाकर के उन कार्यक्रमों का हिस्सा जरूर बने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कल आयोजित होने वाले हैं। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से कल पुष्पांजलि के कार्यक्रम हो, वहां पे भाषण होने चाहिए, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और फिर परसों से जनसंपर्क के कार्यक्रम जब भी पार्टी ने 15 से 25 के बीच में जो तैयार किए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ हमें बृहद स्तर पर जुड़ करके व्यापक जनसंपर्क के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जानकारी के अभाव में भी गुमराह लोग हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में वंचितों को, गरीबों को उनकी योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। जब हम उन्हें बताएंगे कि आपके लिए ये सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं थी, इनका लाभ आप ऐसे ले सकते हैं, तो मुझे लगता है उसका बड़ा लाभ होगा। और मैं चाहूंगा कि हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के उस महान व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करते हुए प्रत्येक नागरिक को उसके साथ जोड़ने का कार्य करना चाहिए। और जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहना चाहता हूं, उस भारतीय के रूप में प्रत्येक समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने का कार्य हम सबको करना है। इस विश्वास के साथ इस पूरी कार्यशाला के लिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमें जो ब्रिजलाल जी ने पुस्तक लिखी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाम जोगेंद्र नाथ मंडल, उस पुस्तक को जरूर देखना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत का वह दिग्दर्शन कराती है जो हर भारतीय की आंखों को खोलने वाला है और बांग्लादेश और पाकिस्तान की वास्तविक सच्चाई को भी सामने रखने वाला है। जरूर हम इसको एक बार देखें इस विश्वास के साथ
मैं आज के इस अवसर पर इस पूरी कार्यशाला के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ये सत्र का समापन हो उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सभी नेतागण हमारे मंच पर हैं। नए जो हमारे अध्यक्ष बने उनका एक बार तालियों से जोरदार स्वागत कर रहे हैं।